Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are discussing the equation of motion. This is the third lecture on the chapter describing motion around us. देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा. मेनली जो एक्सप्लोरेशन बुक के अंदर है वो आपका है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं दे आर रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म मोशन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से दीज आर द इक्वेशन ऑफ, you can say these are the equations of uniform rectilinear motion. rectilinear motion को ही हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था. अब देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस. फर्स्ट वी आर डिराइविंग दीज इक्वेशन ऑफ मोशन. हम पहले उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे. आज का टॉपिक इतना ही रहेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो क्या होती हैं और उनका डेरिवेशन जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. अब जब मैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रही हूं तो ये मेरा किस किस चीज को रिलेट करता है. ये रिलेट करते हैं किसको, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम. ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ये इन पांच टर्म्स को रिलेट करती है. किसको, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम. टाइम को जो है वो मैं डिनोट करती हूँ किससे, टी से. एक्सेलरेशन जो है वो डिनोट किया जाता है ए विद वेक्टर साइन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं एस से विद वेक्टर साइन. वेलोसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं वी से. नाउ there are different equation of motions or different equations of uniform rectilinear motion. So for the very first equation of motion, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को कंसिडर करते हैं. ग्राफ का जैसे कि मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ कैलकुलेट हुई है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एट टी इज इक्वल टू 0. टी इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है. किसके इक्वल है, u के इक्वल है. अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूंगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, दैट इज इक्वल टू v. वो किसके इक्वल है, v के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू v. अब यहां पर क्योंकि मेरे पास ग्राफ जो है वो कौन सा दे रखा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने कल भी बताया था टर्म क्या आती है मेरे पास, एक्सेलरेशन टर्म आती है. यानी कि एक्सेलरेशन का जो मेरे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या यू कैन से इट एज change in velocity divided by time. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही आएगा. अब एक्सेलरेशन को मैं डिनोट किससे करती हूँ, स्मॉल a से डिनोट करती हूँ. कल मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा. अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, देखो यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगी, स्लोप कैसे निकालेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर. उसमें हम क्या करते हैं, y वैल्यू को माइनस करते हैं, y2 माइनस y1. y2 क्या है, यहाँ पर v वेक्टर है, सो दिस इज v माइनस y1 क्या है, u है. y2 के टाइम पर टाइम क्या था, t था, और y1 के टाइम पर टाइम क्या हुआ, 0. सो स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय t, यही आएगा. अब चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय
टाइम दैट इज टी, क्योंकि t माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, t ही आएगा। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी a मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू v माइनस u वेक्टर। नाउ यहां से अगर मैं v वेक्टर की वैल्यू निकालूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, इसको मैं कहती हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यू कैन से इसको क्या कहा जाता है, ये देखो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब ये इस इक्वेशन को दूसरा, इस इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन कौन सी है यहाँ पर, v और u है, किसके साथ रिलेट हो रही है, टाइम के साथ रिलेट हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल लो या फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां से अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैं टर्म कंसीडर करती हूं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, टर्म मैंने क्या कंसीडर की, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, जब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, यहां पर लिखो फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू v वेक्टर, दैट इज इक्वल टू v वेक्टर, एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू u वेक्टर। वो किसके इक्वल है, u वेक्टर के इक्वल है। नाउ अब एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो एवरेज में कैसे निकालती हूं मैथ्स में, अगर दो वेलोसिटीज हैं तो दोनों को ऐड करूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी। अगर 3 टर्म्स होती तो तीनों टर्म्स को ऐड करती और 3 से डिवाइड कर देती। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। बट अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने ध्यान से सुना हो तो वहां मैंने एक और फॉर्मूला बताया था एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे भी निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। सो मैं मान लेती हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो थी यहां से लेकर के u मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की, वो क्या थी, s वेक्टर थी। तो टाइम टेकन मेरे पास ग्राफ से आ रहा है दैट इज इक्वल टू t। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई एवरेज वेलोसिटी की, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सो मैंने यहां पर लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, s वेक्टर डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू v प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। अब देखो यहां पर अगर मैं s वेक्टर की वैल्यू निकालूंगी तो ये मेरे पास क्या आएगी, v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, यही आएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो तो वो क्या थी, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t। सो v की जगह मैं ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पुट करूंगी, तो मेरे पास s वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, u वेक्टर प्लस a मल्टीप्लाई बाय t प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, ये बन गया। अब यहां पर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 2 बार है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ u वेक्टर प्लस a मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब t को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों टर्म्स के साथ में, तो ये मेरे पास क्या आता है, दिस इज s वेक्टर, ठीक है, यही लिया था मैंने, सेम ही नोटेशन आपको रखनी है, आपको नोटेशन चेंज नहीं करनी। सो दिस इज u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1 बाय 2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, ये आ गई। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है
This equation is known as second equation of motion. It is known as second equation of motion. अब हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाल ली. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं क्या कहती हूँ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलती हूँ, जबकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं क्या कहती हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन. जो एस है वो मेरी क्या दिखा रही है, पोजीशन को रिलेट कर रही है, किसके साथ, टी टाइम के साथ रिलेट कर रही है. सो दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको ज्यादा चेंज नहीं करना. आपको क्या करना है, हम एवरेज वेलोसिटी एज इट इज निकालेंगे जो अभी तक हमने निकाली थी. ठीक है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मेरे पास एज इट इज रहेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की इन इक्वेशंस तक. कैसे, एवरेज वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. एवरेज वेलोसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला था वो था s वेक्टर डिवाइडेड बाय t. दोनों को मैंने इक्वेट किया. क्यों इक्वेट किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी क्या है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी. अब जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया. अब यहां से मैंने t को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at. यहां पर तो आपने क्या किया था, v वेक्टर की जगह डायरेक्टली ये इक्वेशन पुट कर दी थी. अब यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूं तो t की वैल्यू भी आ जाएगी. t क्या आएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर. ये आ गया t की वैल्यू. अब इस t की वैल्यू को मैं पुट करती हूं इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3. जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास क्या आया, s वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर. ये आ गया. अब देखोगे तो क्या है, डिनोमिनेटर में टर्म अलग अलग है और न्यूमरेटर में टर्म में क्या है, सेम है बट साइन चेंज है. तो यहां पर ये देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस इज v वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है. तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर आ गया. अब 2 मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर है, इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय s वेक्टर. यहां पर मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. तो मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी v वेक्टर का स्क्वायर माइनस u वेक्टर का स्क्वायर. आ गया. अब यहां से अगर मैं v वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो v वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू u वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय s वेक्टर. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन भी बोलती हूं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2
ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, ये है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ बिहाइंड दिस, इन ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस तो आपकी एक्सप्लोरेशन बुक में भी दे रखी। अब मान लो मुझे किसी nth टाइम के ऊपर अगर पोजीशन निकालनी है, सो मैं वो कैसे निकालूंगी, तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन है, वो मैं बताती हूं। अब nth, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसके बारे में। हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पॉइंट ए से जो है वो बी तक जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया इन n सेकेंड्स। ए से बी तक उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, n सेकेंड्स का टाइम लगा। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है nth सेकेंड में। मैंने एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये है पॉइंट सी। अब ए सी का जो डिस्टेंस है ये कवर करने में उसको लगे n-1 सेकेंड्स, ये लगा उसको n-1 सेकेंड, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये कवर करने में उसको लगे n सेकेंड्स। तो nth सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज इक्वल टू Sn। कितना होगा, Sn होगा। Sn की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज AB, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज AB माइनस AC, AB वेक्टर माइनस AC वेक्टर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, nth सेकेंड में निकालना है। तो मैंने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मेरी किसको रिलेट करती है, पोजीशन को रिलेट करती है टाइम के साथ में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या थी, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर। a b वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरे क्या आ जाएगा, ए बी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, n सेकेंड्स में ट्रेवल किया। सो t की जगह मैं क्या रख दूंगी, यहां पर n रख दूंगी, t की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और इक्वेशन मेरी चेंज हो जाएगी दिस, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर। सो यहां पर मैं इस वैल्यू को पुट करती हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगी तो ए सी, यहां पर ए सी ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, n-1 सेकेंड। तो t की जगह इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या रखूंगी, n-1 रखूंगी, यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन। सो दिस इज u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n-1 प्लस 1/2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n-1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, u वेक्टर n प्लस 1/2 a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर माइनस u वेक्टर n माइनस u वेक्टर, ये आ गया, प्लस 1/2 a वेक्टर, और n-1 को ओपन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये बन गया। अब इसको फिर फर्दर ओपन करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, u वेक्टर n प्लस 1/2 a वेक्टर n स्क्वायर माइनस u वेक्टर n माइनस u वेक्टर प्लस 1/2 a वेक्टर n स्क्वायर प्लस 1/2 a वेक्टर माइनस a वेक्टर n। अब साइन चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन जाएगा, u वेक्टर n प्लस 1/2 a वेक्टर n स्क्वायर माइनस u वेक्टर n प्लस u वेक्टर माइनस 1/2 a वेक्टर n स्क्वायर माइनस 1/2 a वेक्टर प्लस a वेक्टर n, ये बन गया। u वेक्टर n यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट, यहाँ 1/2 an स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से मेरे पास
एस एन की जो वैल्यू आई, एस एन वेक्टर की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, प्लस यू वेक्टर माइनस 1/2 ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर एन, यही आया। अब यहां इसको मैं निकालती हूं यू वेक्टर, अब मैंने यहां से प्लस 1/2 ए कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये तो बच जाएगा -1, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2n। सो एस एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस 1/2 ए वेक्टर विद इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गई nth सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी वैल्यू। अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हो। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब कोई ट्रिप स्टार्ट हुई तो कार के ऑडोमीटर ने 2000 किलोमीटर जो है वो रिकॉर्डिंग शो की, ठीक है, वो 2000 किलोमीटर जो है वो शो किया, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब ट्रिप खत्म हुआ तो ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो थी कि 2400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर ट्रिप को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 8 आवर्स का टाइम लगा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखो अभी मैंने एक चीज बताया नहीं आपको, ऑडोमीटर जो है कार में आपके पास जो है वो दो चीजें लगी होती हैं, वन इज ऑडोमीटर एंड वन इज स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर है वो आपका रीडिंग शो करता है किसकी, स्पीड की, और ऑडोमीटर जो है वो स्पीड, वो आपकी रीडिंग शो करता है डिस्टेंस की, ठीक है। तो ऑडोमीटर की जो रीडिंग है वो मेरी क्या दिखा रही है, डिस्टेंस दिखा रही है। सो अगर ट्रिप की बात करें तो ट्रिप का डिस्टेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, आप कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस, और यू कैन से टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप, ऑफ द ट्रिप। ट्रिप एंड हुआ तो ऑडोमीटर की रीडिंग क्या थी, 2400 किलोमीटर। सो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग दैट इज 2000 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 400 किलोमीटर, राइट। नाउ इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, सो टोटल टाइम टेकन, total time taken in the trip is given as 8 hours। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 400 आया, डिवाइडेड बाय मैं 8 करूंगी तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर की जो है वो आ गया मेरे पास एवरेज स्पीड। अब उसने कहा है कि एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, वो मैंने निकाल लिया, एंड मीटर पर सेकेंड ऑल्सो। तो एवरेज स्पीड जब मैं मीटर पर सेकेंड में निकालूंगी तो ये क्या था, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। इसका मतलब यही है, अब किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 आवर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होती हैं, 60। तो इसको कैंसिल आउट करो। नाउ दिस इज 500 डिवाइडेड बाय 36। जब 500 को आप 36 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 13.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड अब आपकी दोनों आ गई, ये आ गई आपकी किलोमीटर पर आवर में और ये आ गई मीटर पर सेकेंड में। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे। These all questions are from the NCERT corner. Now moving to the next question. Sarang takes 50 seconds to swim from one end to another end and back in the swimming pool.
जहां से उसने सारंग ने, मान लो ये स्विमिंग पूल है, दिस इज द स्विमिंग पूल, ठीक है। सारंग ने जहां से स्विमिंग पूल में स्विम करना स्टार्ट किया था वहां से अनदर एंड पे गया और उसके बाद वापस कहाँ आ गया, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर आ गया। और स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 25 मीटर। ये कितनी लेंथ है, 25 मीटर। और ये क्या है, स्विमिंग पूल है। और इस स्विमिंग पूल का कहने का मतलब है उसको टू एंड फ्रो राउंड, मीन्स यहां से इस एंड पर जाना और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना, इसमें उसको कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड्स लगे। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करती हूँ डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आया, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो डिस्टेंस हो गया उसका 25, प्लस उस सेकेंड एंड से वो वापस आएगा तो डिस्टेंस हो गया फिर से 25, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 50 मीटर का, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगी दैट इज इक्वल टू, अब जाते हुए जो डायरेक्शन उसने फॉलो करी वो मान लो ईस्ट डायरेक्शन थी, ठीक है। तो डिस्टेंस आया मेरे पास 25। वापस आते हुए डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जब डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो 25 माइनस 25, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गई 0 मीटर, ठीक है। अब टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना था, 50 सेकेंड्स का था। अब एवरेज वेलोसिटी निकाले हम, तो सॉरी एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना था मेरे पास, 50 मीटर था, और टोटल टाइम जो था वो मेरे पास कितना था, 50 सेकेंड्स था। तो ये मेरे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, 0 है, तो 0 और टोटल टाइम है 50। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 एंड स्पीड जो आई वो आई 1 मीटर पर सेकेंड की। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। बस ने जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज किया फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल स्पीड अगर मैं बात करूं बस की, तो इनिशियल स्पीड बस की, इनिशियल स्पीड को मैं किससे डिनोट करती हूँ, पहले तो u से डिनोट करती हूँ, और u की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 80 किलोमीटर। इनिशियल स्पीड जो थी दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड जो आई ब्रेक लगाने के बाद में दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो दे रखा है कितने में टाइम में रिड्यूस हुई, 80 से 60, दैट इज 5 सेकेंड्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहां पर डायरेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, डायरेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डायरेक्शन अगर दी भी होती है, अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन क्या होगी, मेरी सेम ही होगी। नाउ अब बात की मैंने यहां पर, अब तुम क्या कैसे निकालोगे, इनिशियल स्पीड ये जो हो गई मैडम ये तो u के इक्वल हो गया, फाइनल स्पीड ये जो है ये v वेक्टर के इक्वल हो गई। सो मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यही करोगे, पर गलत है। क्यों,
क्योंकि टाइम जो है वो आपको दे रखा है सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की यूनिट जो है वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। अब 80 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ और किससे डिवाइड करती हूँ, 3600 से डिवाइड करती हूँ, यही करना पड़ेगा। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब 80 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास आती है 4.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 5। कहने का मतलब है ये वैल्यू आएगी 4.44 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब 4.44 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आती है 22.2। 5 4 जा 22 कैरी गया, 22.2 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ अगर अब मैं v की वैल्यू निकालती हूं तो v की वैल्यू क्या आएगी, 60। अगेन यही करोगे तो मेरे पास टर्म क्या आ गई, 5/18। 5/18 तो 60 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगी ये मेरे पास आती है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या आया, 5 3 जा 15, 15 का 5 फिर से कैरी गया 1, 5 3 जा 15, कैरी 1 था तो ये क्या आ गया 6.5 3 जा 15, 16.65 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आती है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, 16.7 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। या फिर आप इसको 16.65, ये मेरे पास आ गया 16.65 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब आप पुट कर सकते हो इसके अंदर वैल्यू, क्योंकि v वैल्यू और u वैल्यू जो है वो किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम की यूनिट क्या हो गई मेरी, सेम हो गई जो हमें दी हुई है। नाउ पुट द वैल्यू, दैट इज 16.65 minus 22.2 this divided by 5। 16.65 में से जब मैं 22.5 माइनस करूंगी तो ये मेरे पास आ गया -5.85 दिस डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, -1.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बस जो है वो कितना आया, -1.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये माइनस साइन जो है ये क्या शो कर रहा है कि स्पीड जो है वो मेरी डिक्रीज हो रही थी, तो इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो मेरा क्या है, रिटार्डेशन है। यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। रिटार्डेशन कह सकते हो आप इसको, या इसको आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर आप इसको टर्म यूज कर सकते हो कि ये डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है ट्रेन, अटेन्स अ स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब उसने ट्रेन ने रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो मेरे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। अब स्पीड जो है वो कितनी हो गई, इनिशियल स्पीड को मैं यू से डिनोट करती हूँ और रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब वो रेस्ट पर थी, तो इनिशियल स्पीड मेरी क्या गई, 0 आ गई। नाउ अगर मैं फाइनल स्पीड की बात करती हूँ तो फाइनल स्पीड जो है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू मुझे दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम जो दे रखा है दैट इज गिवन एज टाइम, t इज गिवन एज 10 मिनट्स, ये मिनट्स में दे रखा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर ये आर में है, ये मिनट में है, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ मीटर पर सेकेंड में। दिस इज 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये यहां से कैंसिल हो गई जीरोस, और ये मेरा 4 जो है 9 पे गया,
Now this is 100 divided by 9, so this comes out to be 11.11 meter per second. 11.1111 चलता रहेगा, तो मैंने 1 डिजिट तक लिया डेसिमल के. नाउ ये तो आ गई मेरे मीटर पर सेकंड में स्पीड. जीरो को तो मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगी तो वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा. टाइम को अगर अब मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दिस इज 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो 10 मिनट्स में कितनी हो गई, 600 सेकंड्स हो गई. अब लगाते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय t. v कितना आया था 11.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 600, सो दिस कम्स आउट टू बी 11.1 डिवाइडेड बाय 600. यहां से डेसिमल हटाओगे, ये 0 आ गया, तो दिस इज 111 डिवाइडेड बाय 6000. अब 111 को जब मैं 6 से डिवाइड करती हूं तो ये मेरा क्या आएगा, 6 1 जा 6, डिफरेंस कितना रह गया 5, 51, 8 6 जा 48, फिर मेरे पास कितना रह गया, 3 का डिफरेंस रह गया. 3 का डिफरेंस रहने के बाद में फिर मैं डेसिमल लगाऊंगी तो ये आ जाएगा 18.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 18.5 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन येस्टरडे टॉपिक. येस्टरडे टॉपिक वाले मैंने न्यूमेरिकल्स आज इसीलिए करवाए क्योंकि वो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए. अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस की. इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हम कल करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. Try to read these topics from your NCERT book or any book which you follow. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, please post your query in the comment box, or you can join the Telegram channel or the WhatsApp channel for your queries. Tomorrow I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.